कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहोगे। आज NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने एकल संकर संकरण का अध्ययन किया था या एक जीनी वंशागति के प्रयोग का अध्ययन किया था और उसके आधार पर मेंडल ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। एक नियम था, पहला जो था वो था प्रभाविता का नियम और दूसरा था युग्मकों की शुद्धता का नियम अर्थात पृथक्करण का नियम। उसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का अध्ययन किया। उसी संदर्भ में आगे की ओर जो टॉपिक है वो है द्विसंकर संकरण या द्विजीनी वंशागति का प्रयोग। सबसे पहली बात तो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? देखो बेटा, एकल संकर संकरण में हमने पढ़ा था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे हम एकल संकरण या एक जीनी वंशागति का प्रयोग कहते हैं। अब यहां है द्विसंकर संकरण या द्विजीनी वंशागति का प्रयोग। द्वि माने दो, तो जब दो या दो से अधिक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखिए, जैसे मेंडल ने जब दो जोड़ी थे गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले पादपों का संकरण। अब गोल का विपरीत, जब 7 जोड़ी हमने यानी कि विपर्यासी जो लक्षण पढ़े थे तो गोल का था झुर्रीदार का संकरण, झुर्रीदार एवं हरे बीजपत्र वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल बीज वाले एवं पीले बीज पत्र वाले संकर पादप प्राप्त हुए। मेंडल ने जब गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले पादपों का संकरण झुर्रीदार एवं हरे बीजपत्र वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल एवं पीले बीजपत्र वाले संकर पादप प्राप्त हुए। देखो बेटा, द्विसंकर दो जोड़ी, तो एक और एक, ये एक जोड़ी हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब वो भी कैसे? विपरीत। तो गोल का विपरीत था
झुर्रीदार और पीले का था हरा। ये हैं प्रभावी गुण, वो हैं अप्रभावी गुण। तो मेंडल ने जब गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले जनकों के मध्य का संकरण झुर्रीदार एवं हरे बीजपत्र वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल एवं पीले बीजपत्र वाले संकर पादप प्राप्त हुए। लेकिन F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर पादपों में स्वपरागण करवाया तो F2 पीढ़ी में 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए जिनका फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ और जीनोटाइप जीन प्रारूप 1:1:1:4:2:2:2:2 प्राप्त हुआ। अब सबसे पहले तो 16 प्रकार के पादप थे हमारे पास, 16। तो देखो 1 2 3 4 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, यानी कि 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। एक बार दोबारा से फिर सुनिए इसको कि मेंडल ने जब गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले पादपों का संकरण झुर्रीदार एवं हरे बीजपत्र वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल एवं पीले बीजपत्र वाले संकर पादप प्राप्त हुए। लेकिन F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर पादप में जब स्वपरागण की क्रिया करवाई गई तो F2 पीढ़ी में 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए जिनका फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 प्राप्त हुआ और जीनोटाइप अनुपात 1:1:1:4:2:2:2:2। ये भी 16 हैं और ये भी 16 है। 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। देखिए प्रयोग देखिए अब अनुपात निकालते हैं हम अभी। 2 जोड़ी थे, एक तो था प्रभावी कौन सा था? गोल व पीले बीजपत्र वाले। इनका संकरण झुर्रीदार व हरे बीजपत्र वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया। गोल को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, पीले को कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं, झुर्रीदार को स्मॉल r से और हरे को स्मॉल y से और स्मॉल y से। ये आपके हो गई साहब जनक। गोल व पीले का संकरण झुर्रीदार व हरे के साथ करवाया। वो ही क्रिया है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस की क्रिया होगी
और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मकों का निर्माण होगा। किसका होगा? युग्मकों का निर्माण। अब युग्मकों का निर्माण हमें बड़े सावधानी से करना है। देखिए, एक तो यहां से लेना है जीन, एक यहां से लेना है जीन, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस आर को इसके साथ और इस आर को इसके साथ। सेम इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 युग्मक बन गए। ये हो गए आपके युग्मक। अब इनका संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसका संकरण इसके साथ करवाया, ये ध्यान से करवाना है आपको। मैंने पहले भी बताया था, प्रभावी जीन जो है, प्रभावी कारक, उसको पहले लेना है, अप्रभावी को बाद में लिखना है। ध्यान से सुन लो, प्रभावी कारक को पहले लिखना है, अप्रभावी कारक को बाद में लिखना है। तो प्रभावी यहाँ क्या है? कैपिटल आर। अप्रभावी क्या है यहाँ? स्मॉल आर। दूसरे जीन में प्रभावी कौन सा है? वाई। अप्रभावी कौन सा है? स्मॉल वाई। तो पहले प्रभावी, उसके बाद अप्रभावी। पहले आर की बात करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है, दोनों को हमने लिख दिया। कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई अप्रभावी है, दोनों को लिख दिया। एक युग्मक। अब इसी पादप का संकरण इसके साथ करवाना है। ये युग्मक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो ही संतति प्राप्त होगी आपकी। अब इसका दोनों के साथ करा दिया हमने, अब इसका दोनों के साथ कराएंगे। सब इसको इसके नीचे ले जाइए। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कराओ, वहीं ले जाओ उसी के नीचे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई हमारी, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में मैंने बताया था कि जब मेंडल ने गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले पादपों का संकरण झुर्रीदार बीज व हरे बीजपत्र पादपों के मध्य करवाया, तो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल व पीले प्राप्त हुए, क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार। क्योंकि जब प्रभावी और अप्रभावी के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है। यहाँ प्रभावी गुण है गोल व पीला। तो सभी जो पादप हैं वो कैसे हैं? गोल बीज है और पीले बीजपत्र हैं। सभी पादप कैसे प्राप्त हुए हमारे पास? गोल व पीले बीजपत्र। लेकिन जब F1 पीढ़ी से प्राप्त, ये संतति पीढ़ी आ गई आपकी। कौन सी आ गई? संतति पीढ़ी। ये थी आपकी जनक पीढ़ी, ये युग्मक बन गए, ये संतति पीढ़ी आ गई। यहां है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप के मध्य जब स्वपरागण की क्रिया कराई गई तो 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। अब देखो बेटा, चारों पादप एक जैसे हैं, तो कोई सा एक पादप ले लीजिए और उसके अंदर स्वपरागण की क्रिया करानी है हमें। यहां लिख देंगे स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण की क्रिया कराई गई, तो वो स्थिति है। यहां मियोसिस युग्मक बने तो यहां भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। क्योंकि स्वपरागण जो होगा, स्वपरागण उन पादपों में होता है जो द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी। तो यहां हम 4 प्रकार के युग्मक बनाएंगे और 4 प्रकार के युग्मक बनाते समय विशेष ध्यान रखना है कि युग्मक कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा, पहले इस आर को लेना है हमें। सबसे पहले ये आर लिख दिया हमने। फिर हमें दूसरे जीन में जाना है, यहां हमने कैपिटल वाई लिख दी।
क्या लिख दिया बेटा, कैपिटल वाई। तो एक युग्मक तो ये बन गया। दूसरा युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल आर को तो लेना ही लेना है, कैपिटल आर ले लिया। अब दूसरा क्या लेना है हमें, स्मॉल वाई। ये हमारा दूसरा युग्मक तैयार हो गया। अब अपन तीसरे की, ये आर को हमें हटा देना है, तो इस आर के दोनों युग्मक बन चुके हैं। अब हमें स्मॉल आर का बनाना है जो अप्रभावी है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट बन जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार प्रकार के युग्मक बन गए। दोबारा देखिए आप, यहां कोई समस्या नहीं है। F1 पीढ़ी आ गई। F1 पीढ़ी में सभी जो पादप हैं वो गोल व पीले बीजपत्र वाले पादप हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप, ये F1 पीढ़ी से प्राप्त है, कोई सा भी एक ले लीजिए, उसके अंदर जब हम स्वयं परागण की क्रिया कराएंगे तो चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक बनते देखो कैसे बनते हैं, दोबारा सीखिए। कैपिटल आर को लेना है, कैपिटल आर ले लिया। अब इस कैपिटल आर को इन दोनों के साथ हमें कराना है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों लिख दिए। अब हमें स्मॉल आर का इन दोनों के साथ कराना है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार प्रकार के युग्मक बन गए। ये ही तो मेल में होंगे और ये ही फीमेल में होंगे, ये ही तो नर पादप में होंगे और ये ही मादा। अब ये चूंकि द्विलिंगी है तो दोनों जो लिंग हैं, नर और मादा जो जननांग हैं, वो एक ही पादप में उपस्थित हैं। तो यहां अब हम F2 पीढ़ी निकालते हैं। तो देखिए बेटा चार हैं, तो चार ही तो नर के और चार ही मादा के। तो हमें इस हिसाब से चेकर बोर्ड बनाना है और 16 खाने बनाने हैं। 16 खाने क्यों बनाने हैं, क्योंकि 16 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। एक, दो, तीन और चार, 16 खाने बना लीजिए आप। तो एक, दो, तीन और चार, ये ही तो नर के और ये ही मादा के। ये F2 पीढ़ी में जा रहे हैं। अब हम F2 पीढ़ी में, अब इन युग्मकों को सीधे ऊपर उठा दीजिए। पहले यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ये ही इसमें उतार दीजिए, क्योंकि नर और मादा दोनों जननांग एक ही पादप में हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमने यहां रख दिया। अब इससे हम F2 पीढ़ी निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना है आपको। देखो सबसे पहले इसको ले लीजिए आप, ये जो युग्मक है, इस युग्मक का इन चारों के साथ संकरण कराना है और उसी खाने में हमें लिखना है। सबसे पहले इनका कराएंगे अपन। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कोई प्रॉब्लम? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका अब इसके साथ कराइए आप। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां कैपिटल वाई हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब इसी युग्मक का इसके साथ कराओ, तो जाहिर सी बात है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रभावी है और ये है अप्रभावी है। अब इसका लास्ट में करा देंगे अपन। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चार पादप तैयार हो गए। अब इसको भूल जाइए आप। अब इसका नंबर है, इसका फिर चारों के साथ कराइए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई पहले यूं लिया क्यों, प्रभावी है।
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखते चलिए साई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया साहब। अब इसका ले लीजिए, कैपिटल आर प्रभावी है, पहले लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका उसके साथ करा दीजिए आप, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट वाला खाना भरना है हमें, सी में सी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखते देखते बड़े सावधानी से हमें बनाना है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, उधर पहुंच जाइए, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट का रह गया स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। ठीक, कोई समस्या? ये देखिए 16 पादप प्राप्त हो गए हमारे पास। दोबारा से फिर सुनिए आप, ये F2PD निकाल रहे हैं। युग्मक हमने यहां बनाए, स्वपरागण की क्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 4 प्रकार के युग्मक बन गए। पादप द्विलिंगी है, तो यानी कि नर और मादा यानी पुंकेसर और जायांग दोनों एक में ही हैं। देखिए आप 16 प्रकार के, तो 16 खाने बनाने हैं हमें, 4 ऊपर के और 4 साइड में। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका ले लीजिए आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई क्यों लिए हमने? क्योंकि ये कैसी है? प्रभावी। ये कैसा है? अप्रभावी। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हमारे पास जो अनुपात आया था, पहले हम फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे, इसका लक्षण प्रारूप, यानी कि बाह्य लक्षणों के आधार पर जो पहचान की जाएगी पादप की, उस हिसाब से हमें पहले फिनोटाइप अनुपात इसका निकालना है। अनुपात निकालने से पहले हमें जो भी संकर पादप जो प्राप्त हुए, उन पादपों के खाने में अपनी अधिक जानकारी के लिए और सुविधा बनाने के लिए, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए जब सुविधा हो जाएगी तो अनुपात अपने आप ही निकल आएगा। देखो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर क्या थे? गोल। ध्यान से देखो, कैपिटल आर और कैपिटल आर क्या थे? यहां गोल, तो यहां लिख देंगे हम गोल। वाह। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई क्या है? पीले, तो पीले लिख देंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम? देखिए वही कैपिटल आर है तो कैपिटल आर है, लिख देंगे यहां हम गोल व पीले। पीले क्यों लिखा है हमने? क्योंकि कैपिटल जो वाई है वो स्मॉल वाई को प्रकट नहीं होने देगा, तो यहां ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो गोल व पीले। सेम कंडीशन यहां है, गोल, क्योंकि कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के लक्षण को प्रकट होने नहीं देगा। पीले, क्योंकि बाह्य लक्षणों के आधार पर हम कर रहे हैं, गोल व पीले।
गोल व पीले, गोल। अब देखिए स्मॉल वाई जाहिर सी बात है हरा बीज पत्र हो जाएगा, गोल व हरे, गोल पीले, गोल हरे, गोल पीले, गोल पीले। ध्यान से देखते चलना। स्मॉल आर 2 बार आ गया, क्या है? झुर्रीदार, झुर्रीदार। कैपिटल वाई है तो पीले, झुर्रीदार पीले, कैपिटल वाई है इसलिए। अब अगले में देखिए, गोल पीले, गोल हरे, हरे क्यों? स्मॉल वाई, झुर्रीदार। अब कौन सा है बताओ बेटा? पीला, क्योंकि कैपिटल वाई है, पीले। बाह्य लक्षणों के आधार पर निकाल रहे हैं हम। और लास्ट का कौन सा हो जाएगा बेटा? हरा व झुर्रीदार। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब देखिए आप ध्यान से देखना। अब हमें गोल व पीले, ये हो गया, गोल व हरे और झुर्रीदार और पीले और हरे और झुर्रीदार। अब 16 जो पादप थे हमारे सामने हैं, अब हमें इनका लक्षण प्रारूप अनुपात निकालना है। देखो कितनी सुविधा हो गई हमारे पास। अब सबसे पहले हम गोल व पीले जितने भी पादप हैं उन पादपों की गिनती करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पादप कैसे हो गए हमारे पास? गोल व पीले। 9 कैसे हो गए ये? गोल व पीले। अगली काउंटिंग करते हैं। गोल व हरे 1, गोल व हरे 2, गोल व हरे 3। तो गोल और हरे कितने हो गए? 3। गोल तो इनका बीज था और बीज पत्र का रंग कैसा था? हरा। अब बाकी के देखिए, झुर्रीदार व पीले 1, झुर्रीदार व पीले 2, झुर्रीदार व पीले 3। 3 कैसे हो गए? झुर्रीदार बीज था और पीला उनका बीज पत्र था। लास्ट रह गया, लास्ट कौन सा है बेटा? हरा और झुर्रीदार। तो एक कौन सा हो गया? हरे तो बीज थे, झुर्रीदार तो कैसे थे उनके? बीज। और हरे क्या थे? बीज पत्र। झुर्रीदार व हरे। तो ये कौन सा हो जाएगा? झुर्रीदार व हरे। मैंने पहले बताया था आपको फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:3:1। तो इसका फिनोटाइप अनुपात क्या हो गया? 9:3:3:1। 16 प्रकार के पादप हमारे सामने प्राप्त हो गए। ये इसका फिनोटाइप अनुपात हो गया। अब देखिए बेटा, इसका जो जीनोटाइप अनुपात था वो पूछ भी लिया जाता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात लिखिए। बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है, आता भी है साहब कि साहब द्विसंकर संकरण जो थे उसका आप फिनोटाइप या जीनोटाइप अनुपात लिखिए। अब जीनोटाइप अनुपात निकालने के लिए हमें इसकी जीनीय संरचना देखनी है। अनुपात को आप पहले लिख लीजिए,
1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2। बड़े सावधानी से देखना है और समझना है। देखो बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखो कि चारों के चारों ये किसी और पादप में है क्या? देख लीजिए, किसी में भी नहीं है। ये इस प्रकार की जो संतति पादप है वो कोई सा भी नहीं है। तो एक तो कौन सा हो गया हमारे पास साहब? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कोई प्रॉब्लम? ठीक साहब, एक पर गोला कर दीजिए कि एक पादप हमें मिल चुका है। वो कौन सा? गोल व पीला। वो भी कैसा? शुद्ध। अब देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा अगर कोई भी संकर पादप है तो वो देखिए आप, 1 2, एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया, दोनों सेम एक जैसे हैं। और देख लीजिए आप, एक भी पादप ऐसा नहीं मिलेगा। तो 1 2 पर गोला कर दीजिए आप, हमें 3 पादप मिल गए ऐसे। अब आगे बढ़िए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार की संतति देखिए आप, कोई और है क्या? देखो यहां स्मॉल वाई आ गई, यहाँ स्मॉल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, ये रहा कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका। अब ऐसा और कोई दूसरा नहीं होगा। 2 पे गोला कर लीजिए आप, आगे चलिए। अब आप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार की संतति देखनी है हमें। देखो कैपिटल आर ये हो गया, यहां है ही नहीं, ये रहा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम संतति ये रही। अब एक तो ये हो गया साहब, गोलवा पीले। इस प्रकार से आप घर पर रफ कॉपी निकाल कर इस तरह से इस अनुपात को निकाल सकते हैं। देखिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, एक ये हुआ 4। देखिए आप 1 2 3 4 इस तरह से लाइन खींच के देखो, चारों एक जैसे हैं या नहीं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 पर गोला कर दीजिए आप, 4 पादप ऐसे हो गए। अब यहां आ जाइए आप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां जाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह का पादप देखिए आप, कोई और है क्या? ये है, इसको हटा दीजिए, ये है ही नहीं, ये इसको हटाओ, ये है ही नहीं, ये ही नहीं, है ही नहीं। एक पर गोला कर लीजिए, ये हो गया। अब यहां जाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार की संतति कोई और है क्या? देखिए आप, ये है ही नहीं, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये रही दूसरी। एक तो ये है, एक ये है, 1 2 पे गोला कर लीजिए। अब हमें आपको यहां चलना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल, इस प्रकार की संतति देखिए, इसके अंदर कोई और है क्या? कोई भी नहीं है। 1 पर गोला कर लीजिए। अब ये देखिए साहब, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार की संतति और है क्या? ये रही। 2 पे गोला कर लीजिए। और लास्ट कौन सा बच गया? ये वाला बच गया 1। तो ये तो इसका जीनोटाइप और ये इसका फिनोटाइप। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, प्रयोग जब समझ में आ जाए तो आपको ये अनुपात स्वयं रफ कॉपी पर निकालकर
देखना है, समझा मैंने दिया है आपको ये जिससे आप श्योर हो जाओगे कि फिनोटाइप अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होगा और जीनोटाइप अनुपात आपका ये सामने है। याद करने का तरीका, 1 4 की संख्या याद रखनी है, 4 1 1 के हैं, 4 2 2 के हैं और 1 4 है। तो ये आपके सामने हमने द्विशंकर संकरण या द्विजीनी वंशागति का प्रयोग समझाया है। एक बार फिर सुनिए आप कि सबसे पहले द्विशंकर संकरण किसे कहते हैं। मेंडल ने जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया तो उसे हम द्विशंकर संकरण या द्विजीनी वंशागति का प्रयोग कहते हैं। जैसे अब प्रयोग देखिए आप, 2 जोड़ी थे गोल व पीले, विपरीत थे झुर्रीदार और हरे। ये इसके विपरीत हो गए। तो वही बात है जो ऊपर चल रही है कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया तो ये संकरण करवा दिया। देखिए अब मेंडल ने जब गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले पादपों का संकरण झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले पादपों के मध्य करवाया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पादप गोल व पीले बीजपत्र वाले प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल बीज व पीले बीजपत्र वाले प्राप्त होते हैं। देखिए आप, ये हमने लिख दी साहब, प्रभावी और अप्रभावी जनक पीढ़ी लिख दी। अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के तत्पश्चात युग्मकों का निर्माण होगा और इसके पश्चात युग्मकों का जब निर्माण हो जाएगा तो हमें F1 पीढ़ी निकालनी है। इस युग्मक का इसके साथ कराना है तो ये आ जाएगी हमारे पास। लिखते समय ये ध्यान रखते हैं, कुछ बच्चे इस प्रकार की गलती कर देते हैं कि कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y इस तरह से लिख देते हैं। पादप के अंदर जीन तो इस प्रकार के हैं, उसकी संरचना भी ऐसी है, लक्षण भी वही है, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। लिखा ऐसे जाएगा क्योंकि सबसे पहले हमें गोल बीज वाले लिख लें। अब गोल बीज वाले में पहले कौन सा लिखना है हमें, प्रभावी, और बाद में कौन सा लिखना है, अप्रभावी। तो ये लिख दिया। फिर हमें इस तरह से हमें F1 पीढ़ी निकाल लेनी है। F पीढ़ी जब हमारे पास F1 पीढ़ी जो है, प्रथम पीढ़ी जो हमारे पास आ जाती है तो इनकी जो संतति है, इन संतति चारों समान है तो कोई सा भी एक पादप के अंदर स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है। और स्वपरागण की जब क्रिया कराई जाती है तो चूंकि पादप कैसा है, द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी है तो स्वपरागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती है। अब स्वपरागण की क्रिया करवा दी, इसके बाद वो मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। 4 युग्मक बन जाएंगे तो वो ही नर के और वो ही मादा के। तो इस तरह से हमारे पास F2 पीढ़ी में जब स्वपरागण की क्रिया कराई गई तो 16 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। तो F2 पीढ़ी में हमारे पास 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए साहब, और 16 प्रकार के पादपों का जो फिनोटाइप अनुपात, लक्षण प्रारूप जो अनुपात है वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ध्यान से सुनो, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, अर्थात 16 पादप हैं। 16 गिन लीजिए आप पहले, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। अब जीनोटाइप जो अनुपात है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, 4 1 1 के हैं, 1 2 3 4, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, 4 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2। इनको भी गिन लीजिए 16 है या नहीं, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 14 और 16। तो हमारे पास 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। अब 16 प्रकार के जो पादप हुए उनका मैंने बताया आपको अनुपात किस प्रकार से निकालना है। संकरण जब हम करवा लेंगे तो ये पादप चेकर बोर्ड आपके सामने होगा।
चेकर बोर्ड को समझने के लिए आपको पहले ये रफ कॉपी पर करना पड़ेगा। समझा दिया है मैंने, नोट्सों की पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है, उसको याद करना है, उतारना है, नोट्स बनाने हैं, फिर इसको हमें रफ कॉपी पर कर कर देखना है। हमें केवल द्विसंकरण प्रयोग में ये देखना है कि गोल व पीले और झुर्रीदार व हरे ये विपरीत हो जाएंगे। जनक लिख दिया, अर्धसूत्री विभाजन करा देंगे, युग्मक बना देंगे, F1 पीढ़ी निकाल लेंगे। F1 पीढ़ी, एक बात ध्यान रखना, बच्चे यहां भी गलत करते हैं लाइन खींचने में, तो हमें लाइन कैसे खींचनी है ये विशेषकर ध्यान रखो कि जब हमारे पास ये 4 युग्मक प्राप्त हो जाएं तो सबसे पहले जो पहला युग्मक है उसके जस्ट नीचे की ओर लाइन खींचनी है हमें इस तरह से, और फिर जिसके साथ संकरण, इनका संकरण तो होगा ही नहीं आपस में, ये विशेषकर ध्यान रखना इनका नहीं होगा, क्योंकि जब तो एक ही जोड़ी हो जाएगा, ये हमें 2 जोड़ी करना है, और 2 भी कैसे करना, विपरीत में करना है। तो इसका और इसका ये तो है ही नहीं विपरीत, ये तो सेम टू सेम वही हो गया, हमें विपरीत के साथ कराना है। तो यहां लाइन नहीं खींचनी है, सबसे पहले यहां लाइन खींचनी है, इस लाइन के बाद में हमें इसके साथ संकरण कराना है, तो इधर से लाइन इधर इसके नीचे लानी है यहां, तो इसका और इसका आपस में अपने आप हो जाएगा। सेम कंडीशन दूसरी, इसको फिर इधर थोड़ा सा साइड में और फिर दूसरे वाले को लाना है, तो एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे पे जाना है हमें। दूसरे पे जाते समय क्या करेंगे कि इस युग्मक को हम यहां के बजाय इसी के नीचे ले जाएंगे, और इस लाइन को हम इस तरह से खींचकर और फिर ऊपर से उतार लेंगे, तो एक ये आ जाएगा और चौथा आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। जब इनमें स्वयंपरागण की क्रिया कराएंगे हम तो वही 16 प्रकार के पादप प्राप्त हो जाएंगे। पादप जब प्राप्त हो जाएंगे तो पादपों के नीचे हमें उनकी पहचान लिख देनी है, क्योंकि पहचान के बाद ही हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं। ये लिख दिया, हमें पता होना चाहिए हमें साहब कैपिटल आर किसके लिए लिख रहे हैं, हम गोल बीज के लिए लिख रहे हैं, यहां याददाश्त के लिए। कैपिटल वाई किसके लिए लिख रहे हैं, हम किसके लिए लिख रहे हैं, पीले के लिए लिख रहे हैं। इस तरह से इनके सबके हम लिख देंगे, और लिख देने के बाद ऑटोमेटिक ही आपके सामने चार्ट होगा और उससे अनुपात निकल आएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए तो आप अपने फोन से मैसेज छोड़कर कमेंट्स के हमारे समझ में नहीं आए तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। अब इसी नियम, इस प्रयोग के आधार पर मेंडल का जो तीसरा नियम रह रहा है, पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते थे, तो वो तो एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधार था। अब जो तीसरा नियम जो है वो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है। अब देखिए नियम क्या कहता है। मेंडल ने, ध्यान से सुनना, मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला, ध्यान से सुनो, मेंडल ने जब द्विसंकर संकरण प्रयोग किया तो उस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि युग्मक बनते समय, ये जो युग्मक बन रहे हैं, युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी जीन अलग होकर किसी भी युग्मक के साथ या किसी भी जीन के साथ युग्मन करने के लिए या जुड़ने के लिए स्वतंत्र होती है, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। दोबारा सुनिए ध्यान से,
मेंडल ने द्विसंकर संकरण जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि युग्मकों का निर्माण होते समय या युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी जीन अलग होकर किसी भी जीन के साथ युग्मन करने के लिए स्वतंत्र होती है, इसलिए इसे हम स्वतंत्र अपभूहन का नियम कहते हैं। अर्थात और भी सुन लीजिए कि मेंडल ने जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया, ये रहा प्रभावी, ये रहा अप्रभावी। मेंडल ने जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रकट होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको स्वतंत्र अपभूहन का नियम कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? दोबारा सुनिए आप कि द्विसंकर संकरण प्रयोग से मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि युग्मक बनते समय, कब? युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी जीन अलग होकर किसी भी जीन के साथ युग्मन करने के लिए स्वतंत्र होती है, इसलिए इसे स्वतंत्र अपभूहन का नियम कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मेंडल ने जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रकट होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र अपभूहन का नियम कहते हैं। जैसे तुम्हारे सामने है सब कुछ, अप्रभावी है, ये अप्रभावी है, दोनों के मध्य संकरण करवाया, हमारे पास संतति आई, इन संतति में जब स्वपरागण की क्रिया कराई गई तो सभी लक्षणों की वंशागति देख लीजिए आप, सभी जीन जो हैं वो अपने अपने लक्षण वंशागत कर रहे हैं और सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रकट होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र अपभूहन का नियम कहते हैं। ठीक, एक बार फिर सुन लो दोबारा कि द्विसंकर संकरण प्रयोग से मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि युग्मकों का निर्माण होते समय या युग्मक बनते समय, कब? युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी जीन अलग होकर किसी भी जीन के साथ युग्मन करने के लिए स्वतंत्र होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मेंडल ने जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रकट हुई। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे स्वतंत्र अपभूहन का नियम कहते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से इस प्रयोग को पहले आपको लिखना है, लिखने के बाद याद करना है और फिर रफ कॉपी पर इस प्रयोग को कंप्लीट करके चेकर बोर्ड बनाकर लक्षणों को लिखकर दोनों अनुपातों को आपको निकालना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप जो हमारी ऑनलाइन जो वो है वेबसाइट, उस पर आप यानी कि कमेंट्स कर सकते हैं।